सरोज, मीरा और मिताली की सास, मीरा जेठानी, मिताली देवरानी, शेफाली मिताली की बेटी, रोहन मीरा का बेटा, सोहन मीरा का पति। शेफाली, माँ माँ, जल्दी मेरे लिए बादाम शेक बना दो ना, मुझे जुम्बा क्लास जाना है, लेकर आती हूँ। रोहन, चाची मेरे लिए भी बादाम शेक बना दो। मिताली, क्यों, तेरे लिए क्यों बना दूँ, तुझे क्या करना है बादाम का शेक पीकर, काला कहीं का। जा अपनी माँ को बोल, उसने बादाम लाकर रखे हुए होंगे, वही बना देगी। रोहन, आप भी तो मेरी माँ है ना, आपको मैं नहीं बोल सकता क्या। शेफाली, जाओ ना अपनी काली कलूटी माँ के पास, जा जल्दी, तुम्हें घर में सब इतना लाड प्यार करते हैं। सरोज, ये तुम कैसे बोल रही हो रोहन से। शेफाली, तुम्हें सब प्यार करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबके साथ बदतमीजी करो। रोहन ने बस आपको शेक बनाने को बोला था तो क्या बिगड़ गया, और यह काला गोरा कहाँ से बीच में आ गया। मिताली, अपनी बेटी को संभाल लो, ढंग से बोला करे, तुम उसको रोकती क्यों नहीं हो। जाओ जाओ, आप अपना काम करो, हमारे पैसों पर पल रहे हो और हमें उपदेश देते हो। आप जाओ अपना काम करो। अरे ओ मीरा, कहाँ हो, मेरी बेटी के लिए दूध बनाकर ला कर दो। मिताली, अभी बनाती हूँ, ऐसा कहकर रसोई में जाकर दूध बनाने लगती है। वह अपनी बेटी रोहन को दूध देने लगती है। इतने में मिताली रसोई में आ जाती है और बोलती है, दूध पिएगा। बाप तो कुछ करता नहीं है, सब मेरे पति की कमाई पर ही रोटी तोड़ रहे हैं। रोहन दूध का गिलास छोड़कर बोलता है, न मेरा मन नहीं है माँ, मैं पानी पी लूँगा, आप परेशान ना हो। चला जाता है। मिताली और शेफाली दोनों आए दिन के किसी ना किसी बात पर मीरा और सरोज को सुनाते रहती हैं। क्योंकि मीरा का पति नौकरी नहीं कर रहा था और मिताली का पति की ही कमाई से घर का खर्च चलता था, इसीलिए मिताली अपनी सास सरोज और अपनी जेठानी मीरा को कुछ नहीं समझती थी। बस हर समय उनको जलील करने का किसी न किसी तरह से कोई न कोई मौका ढूंढती रहती थी। एक दिन शेफाली बोली, माँ मुझे 10,000 रुपये दे दो, मुझे मेकअप किट लाना है, थोड़ा महंगा है। मिताली बोलती है, ले मेरी लाडो, तू 10 क्या 12,000 का मेकअप किट लेकर आना। इतने में रोहन आता है और बोलता है, चाची चाची, आपने वादा किया था कि आप मुझे मेरी एग्ज़ाम फीस के लिए पैसे देंगे। मुझे एग्ज़ाम फीस के लिए 4,000 की ज़रूरत है, प्लीज़ आप दे दीजिए ना। मिताली ताना मारते हुए, आया ज़्यादा पढ़ने वाला, जा अपने बाप से पैसे ले ले और मेरा पीछा छोड़। इतना बड़ा हो गया है, अगर बाप के बस का कुछ नहीं है तो तू ही जाकर कमाई कर ले, पर क्या करेगा। मीरा और सरोज की आंखों में यह सुनकर आंसू आ जाते हैं। सरोज, मीरा मत रो, अपना दिल छोटा मत कर, रोहन जरूर पढ़ेगा। मीरा, माँ मैं कैसे पढ़ाऊँ रोहन को, मेरे पास पैसे नहीं है और इनको भी कुछ काम नहीं मिल रहा। हमारे इतने सपने थे रोहन को अच्छी शिक्षा दिलाने के कि मैं इसको अच्छी शिक्षा अवश्य दिलाऊंगी। उदास होकर रोने लगती है और परेशान हो बोलती है, माँ हमने किसी का क्या बुरा किया है, क्यों मुझे इतनी परेशानी के दिन देखने पड़ रहे हैं। सरोज मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं ला कर देती हूँ। सरोज ऐसा कहकर अपनी अलमारी में से उसको पैसे निकाल कर देती है और कहती है, ये पैसे रोहन को दे देना, कल वो अपनी फीस जमा कर देगा। शेफाली ये सब बातें सुन लेती है और जाकर अपनी माँ मिताली को सब बताती है और कहती है, माँ दादी ने रोहन की फीस के लिए 4,000 रुपये दिए हैं। इतने में मिताली गुस्से में भरी हुई मीरा के हाथ से पैसे छीन लेती है। मिताली, मेरे पति की कमाई ऐसे ही दिए जा रही हो, पता नहीं कितने पैसे अलमारी में छिपा कर रखे हैं। तुम्हें भी तब समझ आएगा जब तुम्हारी दवाइयाँ बंद हो जाएगी। मुझे अपनी बेटी शेफाली के लिए पैसे जोड़ने हैं, तुम तो सब हमारी छाती पर ही मूंग दलोगे। मीरा, माँ आप परेशान मत हो, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा, देखते हैं अब ईश्वर क्या करवाता है। सरोज, मीरा तुम सुबह से उठकर शाम तक घर के कितने काम करती हो, थोड़ा मिताली को भी करने दिया करो। कोई बात नहीं, अगर मिताली घर का कुछ काम नहीं करती तो मैं कर लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपने रोहन को अच्छी पढ़ाई के लिए और घर में रहने के लिए सुन लेती हूँ, एक दिन तो हमारे दिन भी बदलेंगे। मीरा, बेचारी को आजकल सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी कष्ट होता है। सरोज, रहने दो मीरा, मैं सब जानती हूँ,
जब शाम को सारा काम हो जाता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। शाम को सज धज कर सेल्फी लेने अपनी बेटी के साथ ऊपर आ जाती है। नौटंकी कहीं की, मैं उसको अच्छे से समझती हूँ। तुम ही उसकी हर बात को बर्दाश्त कर जाती हो। मीरा, माँ आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पास सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे रोहन को पढ़ाना है और घर से भी नहीं निकल सकती। हम मिताली को कुछ भी बोलेंगे तो वह घर का खर्चा देना भी बंद कर देगी। आप तो उसे अच्छी तरह से जानती हैं। सरोज बोलती है, जिस तरीके से वो उसकी बेटी बदतमीजी से पेश आती है, मेरा तो खून खोलने लगता है। पर मैं कुछ नहीं कर पाती। हाँ, और सब कुछ सहने सुनने को तैयार होना चाहती हो कि मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए, मेरे बड़े बेटे की नौकरी नहीं जाती। अगर मिताली सही होती तो। बात बात पर शेफाली मीरा और सरोज की बेइज्जती करती है। सरोज मिताली से, तुम अपनी बेटी को समझाओ, किसी दिन मेरा हाथ उठ छूट जाएगा। मिताली, हाँ हाँ, तुम तो मारोगी ही क्योंकि मेरी बेटी है और आपको तो बेटियां कभी भी अच्छी नहीं लगी। आपको तो वह रोहन ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जाओ जाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मीरा स्टोर रूम में जाती है और अपने पिता की दी हुई नटराज की मूर्ति लेकर बेचने के लिए जाने लगती है और सोचती है इसको बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं रोहन की फीस भर पाऊंगी। इतने में मिताली इसको मूर्ति ले जाते देख लेती है और बोलती है, हाँ हाँ, अब तो घर का सामान बेचकर ही अपने बेटों को पढ़ाओगी। आज मूर्ति बेचोगी, कल कुछ और बेचोगी, वापस रखो यह मूर्ति। सरोज मिताली से, यह मूर्ति वो अपनी शादी के समय लाई थी, उसके पापा ने दी है। वह अब उसको रखे या बेचे उसकी मर्जी है। मिताली सरोज से, आप तो ज़्यादा मत बोलिए, चुप ही रहिए। हर समय अपनी काली बहू की तरफदारी करती रहती है। जाओ और अपना काम करो। मूर्ति लेकर स्टोर रूम में रख देती है। सोहन मीरा से, परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके रोहन की फीस का इंतजाम कर दूंगा। मीरा बोलती है, आप जो भी करेंगे सोच समझकर अच्छा ही करेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सोहन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और गाड़ी बेचने की बात करके वापस आता है। वह रोहन की फीस के लिए अपनी गाड़ी बेच देती है जिससे रोहन की फीस का इंतजाम हो जाता है। जैसे तैसे 2 साल निकल जाते हैं। अब रोहन का आखिरी साल होता है और उसकी फीस देनी होती है। दोनों माँ बेटी खूब दिमाग लगाती है। मिताली और शेफाली सोचती है अब तो उनके पास एक ही बाइक बची है, वह जरूर उसको ही बेचकर रोहन को पढ़ाएंगे। दोनों मिलकर एक चाल चलती है। मिताली सोहन को नाश्ता करते हुए मीरा से कहते हुए सुन लेती है कि मैकेनिक आने वाला है बाइक ले जाने के लिए, मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। अगले दिन दोनों दरवाजे के बाहर जाकर सोचने लगती है कि क्या करना चाहिए और दोनों जोर जोर से आपस में बातें करने लगती है। अरे अच्छा है, आज तो हमारे घर की मनहूस बाइक बिक जाएगी और हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। वह मैकेनिक इन सब बातों को सुन लेता है और बाइक खरीदने से मना करने लगता है। सोहन को जितनी कीमत बाइक की तय हुई थी उससे कम में बाइक बेचनी पड़ती है क्योंकि उसकी मजबूरी थी। वह अपने बेटे के सामने किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, चाहे उसको कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े। मिताली और शेफाली अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और दोनों खूब हंसती है। मिताली शेफाली से, मैं तो बहुत सीधी हूँ, सीधी रही, मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं। मैं तो अगर कुछ भी करती हूँ तो मेरी चाल पकड़ी जाती है। शेफाली, तुम कितनी समझदार हो, 1 मिनट में सबके मुंह बंद कर देती हो। ऐसा कहकर दोनों हंसती हुई अंदर चली जाती है। शेफाली चाहती थी कि किसी भी तरह से रोहन आगे बढ़ ना पाए। वह रोहन को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। वह रात को 1 बजे बहुत तेज साउंड पर म्यूजिक चला देती। मिताली ने पूछा शेफाली से कि तुम इतनी जोर से म्यूजिक क्यों चलाया है, रात को तो सोने दो। शेफाली, माँ अपने कानों में रुई लगाओ और सो जाओ, तुम समझती नहीं हो, रोहन पढ़ ना पाए इसीलिए मैंने ये करना शुरू किया है। मैं भी देखती हूँ कि इस बार वो कैसे प्रथम आता है। यह कहकर नाचना शुरू कर देती है। मिताली शेफाली से हर समय रोहन के लिए बात करती है। कभी भी अपनी पढ़ाई के लिए बात कर लिया कर, हमेशा नीचे से पास होती है, शर्म नहीं आती तुझे। शेफाली, माँ छोड़ो ना आप ये सब बातें और मुझे 10,000 रुपये दे दो। दूसरी तरफ मीरा रोहन के पास आकर कहती है, बेटा अब सो जाओ, 1 बज रहा है,
सुबह तुम्हें पेपर भी देने जाना है। रोहन, नहीं माँ, तुम सो जाओ, अभी मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है। आप तो जानती हो कि शेफाली ने मेरे सारे नोट्स जला दिए थे, अब मुझे किताब से ही पढ़ना है। अभी मैं 2 घंटे और पढ़ूंगा। तभी रोहन ने तेज आवाज में बजता हुआ म्यूजिक सुना तो वह थोड़ी देर तो बहुत परेशान हुआ। बाद में उसने रुई लेकर अपने कानों में लगा ली, क्योंकि उसको पढ़ने में लगन थी। उसको अपने माता पिता को खुश रखना था, और वह तभी संभव था जब वह लगन से पढ़ाई करता। और फिर जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। जब यह रोज का नियम हो गया था, रोज रोज शेफाली और मिताली नई नई चालें चलती रहती थी। अब तो उन्होंने सरोज जी की दवाइयाँ भी बंद कर दी थी। एक दिन अचानक से सरोज जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। उन्हें तेज बुखार हो जाता है और बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता। तब उनके पति मोहन जी बोलते हैं, सरोज उठो, कुछ खाकर दवाई ले लो। सरोज जी, मुझसे पानी तक उठकर लिया नहीं जा रहा है, मैं कुछ खाने के लिए कैसे ले सकती हूँ। मोहन जी, मीरा कहाँ है, उसको तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। अरे याद आया, मीरा और सोहन तो आज ही सुबह पहाड़ी वाले मंदिर दर्शन के लिए गए हैं, कल शाम तक आएंगे। लेकिन मिताली को तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। अरे याद आया, मीरा और सोहन तो आज सुबह ही पहाड़ी वाले मंदिर दर्शन के लिए गए हैं, कल शाम तक आएंगे। लेकिन मिताली को तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। सरोज जी, मिताली की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उसने तो मेरी बीपी और शुगर तक की दवाइयाँ बंद कर दी है। मोहन बाहर आकर गुस्से में तेज आवाज में बोलते हैं, मोहन जी, मिताली मिताली इधर आओ, देखो सरोज की तबीयत खराब है और तुमसे सरोज की दवाइयाँ क्यों बंद कर दी। मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने तुम्हें इस घर में रहने दिया। मिताली चीखते हुए, हर समय आपको बस बैठे बैठे बोलने का काम है। मैं क्या करूं, अगर तबीयत खराब है तो आप खुद क्यों नहीं दवाई दे देते, आप क्यों नहीं दवाई ले आते। आप सब के सब मेरे पति के पैसों पर ही ऐश कर रहे हो। इतने में बाहर से मिताली का पति मदन आ जाता है और पूछता है कि ये सब घर में क्या हो रहा है। मदन मिताली से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को दवाइयाँ बंद करने की, और ये तुम बाबूजी से ऐसे कैसे बोल रही हो। चलो जाओ, इनको खाने को ला कर दो। मिताली मदन से, तुम बड़े आए अपने माँ बाबूजी की हिमायत लेने वाले, जाओ और खुद ही खाने को दो। सब सारा दिन बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हैं, जैसे कि मैं तो इस घर में नौकर बनकर आई हूँ। मदन रसोई से जाकर सरोज जी को चाय ब्रेड ला कर देता है और दवाइयाँ लेकर आता है। मोहन जी कहते हैं कि यह घर मेरा है। मिताली, मैंने गलती की जो तुम्हें इस घर में रखा, तुम्हें तो इस घर से बाहर पहले ही निकाल देना चाहिए था। इतने में शेफाली आ जाती है और कहती है, आप यह क्या बोल रही है। शेफाली मिताली से, माँ चुपचाप इतना सब बातें कैसे सुन लेती हो। मैं सीधी हूँ ना, इसीलिए शेफाली में सबकी बातें चुपचाप सुन लेती हूँ। अभी इन सबको मजा चखाती हूँ, इन सब के नाम से थाने में रिपोर्ट लिखवा देती हूँ और इन पर दहेज का इल्जाम लगा देती हूँ। इन सबको तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में आकर शेफाली मिताली से कहती है, माँ, इस बुढ़े को तो मैं सुबह बताती हूँ, कैसे बोल रहा था कि घर से निकल जाओ, सुबह उठकर रोज जल चढ़ाने जाता है ना। तब देखती हूँ अगले दिन कैसे पूजा करता है। अगले दिन सुबह मदन जी छत पर जल चढ़ाने जाने लगते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम राहवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। इतने में शेफाली सीढ़ियों पर तेल डाल देती है और मदन जी का पैर तेल पर पड़ने से वह फिसलते हुए नीचे आ जाती है। उनके पैर की हड्डी टूट जाती है। सब जैसे तैसे उन्हें उठाकर बैठाते हैं। डॉक्टर मोहन जी को पूरा बेड रेस्ट बोल देते हैं और कहता है कि बुढ़ापे में हड्डी का जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए तुम जितना आराम करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। कुछ टाइम तो तुम्हें बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। ऐसा कहकर डॉक्टर अपने क्लिनिक पर चला जाता है। अब तो मीरा के लिए और भी काम बढ़ गया। मिताली तो कुछ करती नहीं थी, अब बीमार ससुर का काम और ऊपर से मदद करने वाला कोई नहीं था। अगले दिन जब मीरा कपड़े धोने के लिए गई और जैसे ही मशीन में कपड़े डालने लगी, शेफाली मीरा से कहती है कि मशीन खराब हो गई है, अब हाथ से कपड़े धो लो और मेरे कमरे में भी कपड़े रखे वह भी ले लेना। मीरा शेफाली से, शेफाली तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने कपड़े खुद धो सकती हो। शेफाली गुस्से से बड़बड़ाती है। इतने में मिताली भी आ जाती है। शेफाली मिताली से कहती है, माँ देखो ये क्या कह रही है, ये मुझसे कह रही है कि ये सारे कपड़े तुम धोओगी। हाय माँ, अब तो तुम ही बोलो कि
अब मैं क्या करूं? मिताली गुस्से में मीरा से कहती है, तुमने मेरी लड़की को कपड़े धोने को बोला है, अब जाओ और मेरे कपड़े कमरे से भी बेडशीट पड़ी हुई है वह भी धो देना, 2 दिन की हो गई है उतरी नहीं है, और जो कपड़े हैं वो सब हाथ से धो लो। तभी रोहन कॉलेज से वापस आ जाता है और मीरा से कहता है कि माँ आप कितनी मेहनत करती हो, लाओ मैं आपके साथ कपड़े धुलवा देता हूँ, और मीरा की मदद करने लगता है। रोहन अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है, वह उसकी किसी न किसी काम में मदद करवाता रहता है। सरोज जी यह देखकर बहुत खुश होती है कि रोहन कितना अच्छा बच्चा है, और उधर शेफाली किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। बस ऐसे ही धीरे धीरे सबकी जिंदगी कट रही थी। मिताली और शेफाली आए दिन कोई ना कोई साजिश करती रहती थी। रोहन के पेपर करीब आ गए थे। पेपर तो शेफाली के भी थे, परंतु शेफाली को अपने पेपरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह तो बस रोहन को परेशान करने में अपनी सारी एनर्जी लगाती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि कल रोहन का पेपर है। मीरा सुबह उठकर खाना बना रही थी, उसने सबका खाना लगा दिया। दोनों उस दिन सुबह जल्दी उठी। दोनों ने भरपेट नाश्ता किया और बचे हुए सारे खाने को डस्टबिन में डाल दिया। इतने में मीरा और सरोज जी रसोई में आती हैं। वह उन दोनों को डस्टबिन में खाना डालते हुए देखती है और मिताली से पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? खाना क्यों डस्टबिन में फेंक रही हो? अभी तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है। तो वह कहती है, ये मेरे पति की कमाई का खाना है, मैं चाहे खाऊं या फेंक दूं, मेरी मर्जी। तुम कौन होती हो मुझको कुछ भी कहने वाली? जाओ, एक बंदे के लिए प्लेट में खाना रखा है, जिसको खाना है वो खा लेना। ऐसा कहकर चली जाती है। तभी रोहन वहाँ आता है और मीरा से कहता है, माँ मुझे खाना दे दो। वह कहती है, बेटा तू खाना खा ले। पर तभी रोहन देखता है कि खाना तो एक ही प्लेट में है। रोहन मीरा से, माँ खाना आप लोग खा लेना, आप सारा दिन मेहनत करते हो, मैं आकर खा लूँगा। ऐसा कहकर वह पेपर देने चला जाता है। सरोज और मीरा दोनों आधा आधा खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों उसी सोफे पर बेहोश हो जाती है जहाँ बैठकर वो दोनों खाना खा रही थी। वो वहीं लुढ़क जाती है। थोड़ी देर में मिताली और शेफाली दोनों देखती है कि रोहन तो खाना खाकर ही नहीं गया। शेफाली का प्लान था कि रोहन खाना खाएगा और पेपर में बेहोश हो जाएगा और सब सोचेंगे कि सारी रात जागने की वजह से उसको चक्कर आ गया होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा तो हो ही गया था। वह दोनों मीरा और सरोज जी को सोफे पर बेहोश देखकर भी एक दूसरे से कहती है, चलो हमें क्या पता इनको क्या हुआ है, ये दोनों क्यों सो गई है। यहाँ तो सोचा हुआ कुछ होता ही नहीं है, उसका उल्टा ही हो जाता है। इन दोनों को सोफे पर ही रहने देते हैं और हम दोनों बाजार चलते हैं। दोनों बाजार के लिए निकल जाती हैं। उधर थोड़ी देर पहले सरोज नाश्ता करते करते अपनी बहन रमा से बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि कैसे मिताली ने और शेफाली ने नाक में दम कर रखा है एवं बात करते करते ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ से रमा बोलती रहती है, हेलो हेलो हेलो, परंतु उसे कोई आवाज़ नहीं आती। रमा की बहू सायरा रमा जी से कहती है, जरूर कुछ ना कुछ बात हुई है, जाओ आप देखो कि वहाँ क्या हुआ है। अगर आपसे बात नहीं संभले तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगी। रमा सायरा से, तो अपनी सास को जानती तो है, मैं सब संभाल लूँगी। ऐसी कितनी ही मिताली को मैं ठीक कर चुकी हूँ। और टैक्सी लेकर अपनी बहन सरोज जी के घर के लिए निकल जाती है। वह वहाँ जाकर देखती है कि मीरा और सरोज दोनों बेहोश पड़े हैं। वह उन दोनों को होश में लाती है। सरोज रमा जी को सारी बात बताती है। रमा समझ जाती है, अच्छा तो यह सब मिताली और शेफाली ने रोहन के लिए किया होगा। वह दोनों हर समय सभी का बुरा सोचती रहती हैं। रमा जी सरोज जी से कहती है कि अब मैं आ गई हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों को सुधार दूंगी। अभी वो दोनों मुझे जानती नहीं है। और दीदी तुम कब से इतनी कमज़ोर हो गई हो? तुम मिताली को सही नहीं कर पाई, तुम तो ऐसी नहीं थी। सरोज रमा से कहती है, क्या करूं, मेरे से अब बात नहीं संभल रही है और मैं डरती हूं कि मेरी वजह से घर में कोई परेशानी ना आए, इसीलिए चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहती हूं। मीरा उठकर मासी के लिए और सबके लिए दोबारा खाना बनाती है। इतने में शेफाली और मिताली बाजार से वापस आ जाती हैं। वह दोनों मासी को देखकर बोलती है, यहाँ अब तुम भी आ गई हो, पहले ही क्या कम लोग थे। तभी रमा कहती है कि मैं यहाँ अपनी बहन बहनोई के घर आई हूँ और जब तक मेरा मन आएगा तब तक यहीं रहूँगी। तुम कौन होती हो मुझे कुछ भी कहने वाली? जाओ और अपना काम करो। और हाँ, यह जो तुम कहती हो ना कि मेरा पति कमाता है और सब खाती है, तो सुन लो, मेरी विदेशी बहू ने मुझे भर भर कर पैसे दिए हैं, जो सर्विस भी करती हैं।
रमा जी अपनी बहन को बैग देते हुए कहती है, लो दीदी, यह बैग संभाल कर रख लो, इसमें बहुत सारे रुपए हैं, ध्यान से रखना, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं ले लूँगी। ऐसा कहकर वह सरोज को बैग दे देती है। वो सरोज जी को जाकर वह बैग अपनी अलमारी में रख देती है। यह बात शेफाली सुन लेती है और वह अपनी माँ मिताली के पास जाती है। शेफाली मिताली से, माँ दादी को रमा दादी ने एक बैग दिया है और कह रही थी कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। दादी ने वह बैग अपनी अलमारी में रखा है। मिताली अलमारी की बात सुनकर खुश होते हुए कहती है कि उस अलमारी से तो मेरा पुराना नाता है, उसमें से तो मैं पैसा चुरा ही लूँगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे वो अब अपने पैसों का रोब जमाती है। अगले दिन सरोज और रमा रसोई का सारा सामान ले आती है और मीरा को दे देती है और मीरा से बोलती है, जाओ जाकर सबके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाओ। मीरा सोचती है, चलो आज मैं सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, और वह बड़ी मेहनत से सबकी पसंद का खाना बनाती है। फिर सबने पेट भरकर खाना खाया। रमा बोलती है, दीदी मीरा आओ, हम सब साथ खाना खाती है। मीरा तुम अपनी भी प्लेट लगा लो। उधर शेफाली बोलती है, माँ रसोई से आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं आज क्या बन रहा है। तब मिताली कहती है, बन रहा होगा वही रोज वाला खाना, मुझसे बिना पूछे मीरा क्या बनाएगी, वह हमारे घर की नौकरानी ही तो है। उधर जब तीनों खाना खा चुकी होती है तो रमा जी कहती है, आप सबने खाना खा लिया ना, तो बचा हुआ खाना ले आओ। मीरा रमा को बताती है कि अभी शेफाली और मिताली खाने के लिए रह गई है। रमा जी मीरा से कहती है, अरे छोड़ना उनको, उनसे हमें क्या लेना देना, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, बचा हुआ सारा खाना लेकर आ। फिर रमा बचे हुए सारे खाने को खा लेती है और लंबी सी डकार लेते हुए बोलती है, अब आएगा मजा। इतने में मिताली और शेफाली आती है और बोलती है, मीरा हमारे लिए खाना लगाओ। खाना तो खत्म हो गया। रमा जी बोलती है, तुम जाओ अपने और अपनी बेटी के लिए खुद बना लो। मिताली गुस्से में मीरा से, मीरा उठो और हम दोनों के लिए खाना बनाओ, मेरे पति के पैसों का खाना खाकर तुम यहाँ आराम से टांग पसार कर बैठी हो, उठो जाकर खाना बनाओ। रमा मिताली से, खाना तुम खुद बनाओ। मिताली भुनभुनाती हुई रसोई में जाती है और सूखी ब्रेड चाय ले बनाकर शेफाली को देती है। शेफाली मिताली से, माँ यह क्या है, मुझसे यह सब नहीं खाया जाएगा। मिताली शेफाली से गुस्से में, ज़्यादा आई कहीं की गवर्नर, चल चल जो दिया है चुपचाप से खा ले। शेफाली, देखो रोहन की माँ रोहन के लिए कितना अच्छा खाना बनाती है, और एक आप है जो मुझे सूखी ब्रेड दे रही है। मिताली शेफाली से कहती है, खानी है तो खा वरना रहने दे, और दोनों जैसे तैसे अपना पेट भरती है। दूसरी तरफ रमा जी अपनी बहू सायरा को वहाँ की सारी अपडेट देती है। सायरा रमा जी से कहती है, मदर इन लो, आप मिताली को कम मत समझना, वह जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी, अब आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। रमा जी सायरा से कहती है, अभी तू अपनी सास को नहीं जानती, मैं सब संभाल लूँगी और तुम्हें समय समय पर सब अपडेट देती रहूँगी। चलो सो जाते हैं, अभी तो सुबह मिताली को एक झटका और देना है। मिताली गुस्से में सबके सामने पैर पटकते हुए मीरा को सुनाते हुए चली जाती है, पति तो कुछ कमाता नहीं, देखती हूँ कितने दिन मीरा तुम्हारे पैसों पर खाएगी। मीरा सोचती है कि सही तो कह रही है मिताली, पति का तो कुछ भी काम नहीं है, और थोड़ी परेशान और हो जाती है। रमा सरोज जी से, दीदी तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि सोहन काफ़ी समय से कोई काम नहीं कर रहा है, मेरी बहू सायरा अब तक सब सही करवा देती। चलो कोई बात नहीं, अब सब सही हो जाएगा, मैं उससे बात करती हूँ। सुबह सुबह रमा मशीन के सब कपड़े धो रही थी कि इतने में शेफाली वहाँ आती है और रमा जी से कहती है, यह तुमने हमारी मशीन क्यों चलाई, मेरा हाथ से कपड़े क्यों नहीं धो सकती। रमा शेफाली से, जा जा अपना काम करे, यह चकचक नहीं चाहिए मुझे, ये मशीन मैंने अपने पैसों से मंगाई है और तुम्हारी वह पुरानी मशीन बाहर रखी हुई है, जाओ तुम चाहो तो अपने कपड़े हाथ से धो लो। और हाँ सुनो, शेफाली उस कामचोर मिताली को भी बोल देना। इतने में मिताली बाहर आ जाती है। मिताली रमा जी और शेफाली से, यह सब क्या हो रहा है, मतलब क्या है, अरे अपने कपड़े धो रही है, तुम अपने कपड़े हाथ से धो लो, वह रखी तुम्हारी पुरानी खटारा मशीन। फिर रमा जी मिताली से, हाँ सुनाओ मिताली, यह कपड़े बाल्टी में ले जाकर ऊपर सुखाओ। बेचारी मीरा सारा दिन काम करके थक जाती है। बुझे मन से मिताली ऊपर कपड़े सुखाने जाती है तो पीछे पीछे रमा जी भी आ जाती है और गुनगुनाते हुई, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा।
रमा जी मिताली से कहती है, मिताली यह जो मैंने चश्मा लगाया है ना, यह मेरी विदेशी बहू लाई थी मेरे लिए। मिताली कपड़े सुखाती जाती है और मन ही मन बहुत गुस्से में सोचती रहती है कि देखती हूँ कितने दिन रहेगी, और यहाँ पर इसको तो मैं सबक सिखाकर ही मानूंगी। रोज रोज धूप में कपड़े सुखाने से तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा उस काली मीरा की तरह। दूसरी तरफ रोहन के पेपर खत्म हो जाते हैं। अगले दिन रमा सरोज जी और मीरा से कहती है, आज रोहन के पेपर खत्म हो गए हैं तो शाम को हम चॉकलेट केक मंगवा कर कटवाएंगे। मिताली मन ही मन सोचती है कि चॉकलेट केक काटेंगे, मैं भी देखती हूँ कैसे काटती है चॉकलेट केक। रमा सरोज से, दीदी जरा उस बैग में से पैसे ला दो, मुझे केक मंगाना है। सरोज जी अंदर जाती है, अलमारी खोलकर चारों तरफ देखती है पर उसका कहीं भी रमा का बैग नजर नहीं आता। वह बहुत घबरा जाती है। रमा जी घबरा कर मीरा को आवाज लगाती है, मीरा मीरा इधर आओ। मीरा सरोज जी से कहती है, क्या हुआ मम्मी? अरे मैंने रमा का बैग यही अलमारी में ही रखा था और अब कहीं भी नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। सरोज जी परेशान होती हुई बाहर आती है और घबराते हुए रमा को सब बताती है। रमा बिल्कुल शांत रहती है और सही मौके की तलाश करती है। 2-3 दिन बाद सब शाम को खाना खा रहे होते हैं। तभी रमा अचानक से मिताली के कमरे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, अरे कितना लंबा सांप, कितना लंबा सांप, हाय ये तो बहुत जहरीला है, अरे अलमारी के नीचे छिप गया। इतने में सोहन और मदन घबराती हुई आते हैं, क्या हुआ रमा? रमा दोनों से, मैंने बहुत लंबा सांप अभी अलमारी के नीचे घुसते हुए देखा है। वह कहते हैं, आप रुकिए, हम अभी इसको पकड़ते हैं, और दोनों कमरे में आकर सांप ढूंढने लगते हैं। सोहन रमा से, मासी यहाँ तो कोई सांप नहीं है। रमा, अरे अब ये क्या वहीं बैठा रहेगा? अलमारी में घुस गया होगा, अलमारी खोलकर देखो। मिताली बाहर से बोलते हुए आती है, नहीं नहीं अलमारी नहीं खुलेगी, मैं बोल रही हूँ ना अलमारी नहीं खुलेगी। मदन मिताली से, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, यहाँ शेफाली सोती है, यहाँ हमारी शेफाली सोती है और तुम कह रही हो कि अलमारी नहीं खुलेगी? कहीं सांप ने शेफाली को काट लिया तो? मदन अलमारी की चाबी उठा लेता है और अलमारी खोलता है। जैसे ही अलमारी खुलती है, रमा अपना बैग झट से उठा लेती है और बोलती है, यहाँ कोई सांप नहीं था, ये सांप था, इसने मेरा बैग चुराया था, तो बस मैं कोई मौका ढूंढ रही थी अपना बैग वापस लेने का। यह चली है मुझसे टक्कर लेने, पर मैं जानती नहीं है मुझे, मेरा नाम रमा है, सरोज नहीं। मिताली रमा से, अरे इस पर्स में तो मेरे भी पैसे रखे हुए हैं, मेरे पैसे तो दे दो मुझे। रमा जोर से बोलते हुए, चल चोर कहीं की, तेरे पैसे, बड़ी आई पैसे वाली। मदन, ये सही रहा, अब मिला शेर को सवा शेर, हंसते हुए कमरे से बाहर चला आता है। मिताली, कोई बात नहीं, आज तुम सब हंस रहे हो मुझ पर, देख लूंगी एक दिन। सब धीरे धीरे अपने कमरे में चले जाते हैं। मिताली खून का घूंट पीकर रह जाती है। वह शेफाली से कहती है, मेरी तो हर चाल ही नाकामयाब रहती है, तू ही कुछ सोच शेफाली। शेफाली मिताली से, मैं क्यों सोचूं, जब मैंने तुमसे 10,000 रुपये मांगे थे तब तो तुमने दिए नहीं, लो अब गए ना तुम्हारे 20,000 रुपये, और कमरे से बाहर निकल जाती है। अगले दिन रमा सोहन से कहती है, लो ये पैसे लो और एक चॉकलेट केक ले आना, आज रात को चॉकलेट केक कटेगा रोहन के पेपर खत्म होने की खुशी में। सोहन नजर नीचे करते हुए, रहने दीजिए मासी, केक रहने दीजिए ना। रमा सोहन से कहती है, क्या रहने दीजिए, जब तो कमाने लगेगा तब तेरे से पार्टी ले लूंगी, खिलाएगा ना बिरयानी। सोहन रमा से, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहीं कुछ काम तो मिले, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ मासी। रमा, परेशान मत हो सोहन, सब ठीक हो जाएगा। सोहन केक ले आता है और मीरा से कहता है, आज रात को हम सब मिलकर केक काटेंगे, अभी तुम इसको फ्रिज में रख दो। शेफाली केक की बात सुनकर केक खराब करने की सोचती है और फ्रिज के पास जाती है। फ्रिज को वह खोलने की कोशिश करती रहती है पर फ्रिज नहीं खुलता। इतने में रमा भी वहां आ जाती है और शेफाली से कहती है, अरे क्या देख रही हो शेफाली, फ्रिज नहीं खुलेगा, फ्रिज की चाबी तो मेरे पास है, और चाबी दिखाती है। शेफाली पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। रमा पीछे से कहती है, केक खराब करने आई थी ना। शेफाली मिताली से, माँ मुझे भी केक खाना है, तो जा खा ले वहीं पर जाकर, मुझे क्या कह रही है, छोड़ दे मुझे और जाकर मिल जाओ उन्हीं लोगों में, वैसे भी केक में किसी को खाने दूंगी तभी तो कोई खाएगा ना, देखती जा जरा मैं रात को क्या करती हूँ। और दोनों मिलकर धीरे धीरे प्लान बनाने लगती है। रात को जब केक काटने के लिए कमरे में इकट्ठे होती है, रमा रोहन से, बेटा लोग केक काटो।
जैसे ही केक मेज पर रखते हैं एकदम से लाइट चली जाती है। सोहन, अरे ये कैसे हो गया? इन्वर्टर तो चल रहा था, लाइट कैसे चली गई? मैं देख कर आता हूँ। रमा, अरे बाहर क्यों जाते हो? अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लो। जैसे ही टॉर्च ऑन करते हैं में से केक गायब था। रमा, अरे केक कहाँ गया? अभी तो यहीं था, सब बोलते हैं गायब कैसे हो गया केक? रमा सरोजी से, दीदी क्या तुम्हारे घर में भूत प्रेत है जो एकदम से केक गायब हो गया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सब उदास मन से सोने चले जाते हैं। मिताली और शेफाली हंसती है। लोग बड़े आए थे केक खाने वाले, खा लिया केक। सुबह सुबह रमा उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही होती है। तभी खंबे के पास क्या देखती है कि चॉकलेट केक को कुत्ते खा रहे हैं। उनको बहुत गुस्सा आता है। खाने का इतना निरादर, यह तो ठीक नहीं। इनको तो अब सुधारना ही पड़ेगा। वह अपनी बहू सायरा से सारी बातें बताती हैं। सायरा रमा से कहती है, आपको अभी और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह कदम कदम पर आपसे बदला लेगी। रमा कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसको संभाल लूंगी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें रोज की खबर देती रहूंगी। मदन मीरा से, भाभी आज सामान की लिस्ट बना देना, मैं ऑफिस से आते हुए रसोई का राशन लेता आऊँगा। मदन मिताली को आवाज़ लगाता है, मिताली ओ मिताली, जरा मुझे 10,000 रुपये ला दो, आज घर का राशन लाना है। मिताली गुस्से से दनाते हुए कहती है, कोई 10,000 रुपये नहीं है मेरे पास, ये लो। ये जो लोग खाते हैं ना खाली बैठे हुए, इनसे बोलो राशन यही लाएंगे। जब देखो तब बस खाने का ही काम करते हैं, और तो कोई काम नहीं बचा इनके पास। मदन मिताली से, कभी तो चुप रह लिया करो, हर समय बस बोलने का ही काम है तुम्हें। मिताली कहती है, मैंने बोला ना, पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। मीरा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे कुछ समय खिंचता है, रसोई का राशन भी खत्म होने लगता है। अब मीरा को खाना बनाने में दिक्कत होने लगती है। कभी कुछ सामान खत्म तो कभी कुछ सामान। वह क्या करे, कैसे करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। सोहन मीरा से, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं ठीक हूँ। मीरा, सुबह मेरे लिए जल्दी नाश्ता बना देना, मुझे कल जल्दी काम से कहीं जाना है। अच्छा, बना दूंगी। अगले दिन सुबह मीरा नाश्ता बनाकर खाने के लिए सोहन को बुलाती है। सोहन, आओ नाश्ता कर लो, नाश्ता तैयार है। मीरा, आता हूँ, अभी जरा तैयार हो रहा हूँ, आज मुझे जरा जल्दी है। सोहन तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाता है। इतने में मिताली उधर से निकलती है और मीरा से बोलती है, सुबह सुबह कुछ और काम नहीं है तुम्हें? जब देखो तब चोरी छुपे अपने पति और अपने लड़के को नाश्ता कराती रहती हो, और देखो इसको भी जरा शर्म नहीं आती, आराम से कैसे नाश्ता करने बैठ गया। बेशर्मी की तो हद है। निखट्टू कहीं का, कुछ काम तो करता नहीं, बस बैठा रहता है। और एक ये है, अगर इसका पति काम नहीं कर रहा हो तो इतना भी नहीं खुद ही जाकर कहीं काम कर ले, निर्लज कहीं की। सोहन बिना नाश्ता करे उठ जाता है और मीरा से बोलता है, मीरा मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मीरा मिताली से बोलती है, मिताली कभी तो चुप रहा करो, अगर मैं तुम्हारी सब बातें सुन लेती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बोलना नहीं जानती या मैं कुछ करना नहीं जानती। और एक थप्पड़ मिताली के गाल पर मारती है। अब तक उसको कहती थी तो वह बर्दाश्त करती रहती थी, अब जब उसके पति पर बात आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मिताली गुस्से से एक तो मेरा ही खाना खाती है और मुझ पर ही हाथ उठाती है। मीरा, मिताली ज़्यादा मत बोलो, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, अगर मैं अपनी पर आ गई ना तो तेरा घर में रहना दूभर कर दूंगी। रमा मीरा को मिताली को जवाब देते हुए सुन लेती है और बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि आज मीरा में आत्मसम्मान का भाव आ गया है, अब तो जरूर सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर बाहर आकर मीरा, यह तूने आज बहुत सही काम किया। फिर रमा जी भी एक थप्पड़ मिताली को मारती है और कहती है कि भूल गई वह दिन जब तेरे पति को सोहन ने और तुझे मीरा ने बचाया था। उन सब का यह इनाम दे रही है इन सब लोगों को। शर्म नहीं आती तुझे? किसी के उपकार को ऐसे ही भूल जाती है। और शायद तुझे याद नहीं की आज तेरी बेटी शेफाली भी सोहन की वजह से ही जिंदा है। उस दिन मीरा का मन किसी काम में नहीं लगता, उसे अपने पति की इतनी बेइज्जती सही नहीं जाती। वह अपने कमरे में जाकर बस रोती रहती है। मीरा मन ही मन सोच लेती है कि आज के बाद वो इस घर में नहीं रहेगी, चाहे उसको कैसे भी कुछ भी करना पड़े। वह यहाँ रहकर रोहन की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। आज वह रात को अपने पति के आने के बाद रातों रात घर से निकल जाएगी। मीरा को इसी उधेड़ बुन में रोते रोते शाम हो जाती है और वह सोहन का इंतजार करती रहती है।
सोहन अभी तक घर नहीं आया, रात हो गई थी। सरोज और मीरा को चिंता होने लगती है। मीरा रात को बाहर सोहन के इंतजार में दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और बेचैन सी बाहर अंदर घूमती रहती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोहन अब तक घर क्यों नहीं आया। इतने में वह देखती है कि शेफाली किसी लड़के के साथ बाइक पर आ रही है। शेफाली बाइक के से नीचे उतरी और लड़के को हग करके बोलती है आई लव यू। लड़का आई लव यू टू बोलकर निकल जाता है। शेफाली के हाथ में बहुत सारे पैकेट होते हैं। मीरा शेफाली से, ये क्या शेफाली, ये लड़का कौन है और तुम इसके साथ इतनी रात को क्यों आई हो, यह बिल्कुल सही नहीं है। उन दोनों की बातें सुनकर मिताली बाहर आ जाती है। अरे तुम शेफाली को क्या कह रही हो। मीरा मिताली से, शेफाली किसी लड़के के साथ इतनी रात को बाइक पर आई है और उसको इसने आई लव यू बोला है। अभी यही है कितनी क्लास में। क्या लड़कियों के लक्षण सही है। तुम इसको कुछ समझाती क्यों नहीं हो। अभी तो इसकी पढ़ने की उम्र है और ये सब क्या कर रही है। क्यों तुम इसकी ज़िंदगी खराब कर रही हो। मिताली मीरा से कहती है, हमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है, तुम अपने काम से काम रखो। मिताली शेफाली से कहती है, ये सब क्या है और वो लड़का कौन है। शेफाली मिताली से कहती है, माँ वह मेरा टाइम पास बॉयफ्रेंड है। मिताली शेफाली से, अभी तू है ही कितनी बड़ी, बॉयफ्रेंड और वो भी टाइम पास। मिताली, ओ मम्मी तुम नहीं समझोगी, मतलब ये सामान मैंने सारा उसी के पैसों से खरीदा है। तुमने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया था और मुझे तो खरीदना ही था। वो तो बस इतने ही मेरा बॉयफ्रेंड है जितने वह मुझको सामान दिलाता है। ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा बॉयफ्रेंड बना लूँगी। मिताली, क्या वह तुझे छोड़ देगा। शेफाली, अरे टाइम पास कर रही हूँ। मिताली शेफाली से कहती है, तू तो बिल्कुल मुझ पर गई है। अरे तू कब से इतनी समझदार हो गई, ये तो तू बहुत अच्छा काम कर रही है। मीरा मिताली से कहती है, कैसी माँ हो तुम बेटे को सही रास्ता दिखाने की जगह गलत रास्ता दिखा रही हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। मिताली, जाओ जाओ अपना काम करो और इस घर की नौकरानी बनकर रहो। मीरा सोचने लगती है, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं इतना सब करके इसके लिए करती हूँ और इसकी मेरे लिए यह सोच है। अब तो वह पक्का मन बना लेती है कि मुझे किसी भी कीमत पर इस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहे, मुझे खुद कहीं नौकरी करनी पड़े। दोनों छोटा मोटा काम करके ही सही बच्चे की परवरिश तो कर ही लेंगे। वह मन ही मन यह सब सोचते हुए सोहन का इंतजार करने लगती है और परेशान सी इधर उधर घूमती है। इतने में सोहन ऑटो से राशन का सामान और कुछ पैकेट लिए उतरते हैं। मीरा सोहन से, इतनी देर कहाँ लगा दी और ये सब क्या है। सोहन खुश होते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, अंदर तो चलो सब बताता हूँ। सरोज जी सोहन से कहती है, कहाँ था बेटा सुबह से, कितना परेशान हो रहे थे और मैं और मीरा। सोहन कहता है, माँ लो पहले बैठो, मुंह मीठा करो। रमा खुशी से बोलते हुए, अरे मुझे तो पहले ही पता था कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। सुबह की शुरुआत जो इतनी अच्छी हुई थी। मीरा ने जब मिताली को थप्पड़ मारा था तब मिताली का मुंह तो देखने लायक था। अरे मुझे तो पता था कि मेरी फॉरनर बहू सायरा का कमाल है। सोहन, मम्मी मीरा, मुझे आज बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब किसी को किसी की बात की भी तकलीफ नहीं होगी और घर में खुशी का माहौल हो जाता है। रमा खुश होते हुए, चलो इस खुशी में नए साल पर पार्टी रख लेते हैं। मीरा, हाँ हाँ मासी क्यों नहीं, बहुत दिन हो गए किसी से मिले नहीं, कहीं आए गए भी नहीं। सरोज, क्या यह ठीक रहेगा, कहीं पार्टी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। मीरा, ऐसे कैसे हो जाएगी, अब तो मैं अपने पति के पैसों से पार्टी करूंगी, कोई जरा माहौल घर का खराब तो करके देखे। अभी तो मैंने अकेले में थप्पड़ मारा है, अगर किसी ने जरा सी भी गड़बड़ की तो मेहमानों के सामने थप्पड़ मारने से भी नहीं छोड़ूंगी और अब सबक सिखा ही दूंगी। रमा, मुझे तो यहाँ किसी के जलने की बू आ रही है। हमें क्या, कोई जले तो जले, हम तो खुश हैं। दुनिया जले तो जले, हमारे घर तो खुशियाँ आई, क्यों ना हम उसका हंसकर बोलकर स्वागत करें। मीरा, हाँ मासी बात तो सही है आपकी, आखिर एक दिन तो सब चीज़ों का अंत होता ही है। अच्छाई कब तक दबी रह सकती है, कभी तो अच्छा करने वालों को वापस अच्छाई मिलती ही है। सारे घर में खुशी का माहौल हो जाता है, सब नए वर्ष की पार्टी की तैयारी करने लगते हैं और उधर मिताली मन ही मन चिढ़ने लगती है। अब तो मेरा शासन खत्म हो गया, अब तो वापस से वह काली मीरा सब पर राज करेगी। उसके पति की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है
और अब तो यह पार्टी करने चल दिए। सरोज रीता से फ़ोन करके कहती है, रीता 9 वर्ष की पार्टी पर तुम भी आना और अपने पति को ज़रूर लेकर आना। काफ़ी दिन हो गए हैं मिले हुए। अपनी सभी सहेलियों को, मीना, पायल, आरती, सुषमा, नीलम, निशा, मधुलिका, रजनी, जया, सारिका, सबको फ़ोन करती है। उधर मीरा अपने रिश्तेदारों को और अपनी सहेलियों को फ़ोन करती है। सब बहुत खुश होकर बोलते हैं, हाँ हम सब जरूर आ रही है 9 वर्ष की पार्टी पर। उधर रमा नीतू को फ़ोन मिलाकर बोलती है, नीतू 9 वर्ष की पार्टी में ज़रूर आना। उस दिन किसी शूटिंग का प्रोग्राम मत बना लेना, और हाँ अपने पति को भी ज़रूर लेकर आना। नीतू, हाँ हाँ आंटी ज़रूर आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे विमला, मैं रमा को बोल रही हूँ, मेरी बहन सरोज के यहाँ पार्टी है और तुम सब ज़रूर आना है। मेरी और सहेलियों से भी बोल देना, जिनके साथ में किटी पार्टी करती हूँ वह भी आ जाएगी। हम सब मिलकर यहाँ 9 वर्ष का अच्छे से स्वागत करेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। सबको ज़रूर ज़रूर ले आना। सरोज रमा से, अरे तुम इतनी अपनी फॉरनर बहू को भी फ़ोन कर दिया ना? मीरा, हाँ मम्मी, मैंने सबसे पहले सायरा को ही फ़ोन करा था, उसकी वजह से ही तो हमारे घर में खुशियाँ आ रही है, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ। उधर सोन मदन भी अपने अपने दोस्तों को फ़ोन कर देते हैं। पार्टी की तैयारी होने लगती है। सब बोलते हैं, मासी पार्टी का मेन्यू तो आप ही बना लो, जो आप बनवाओगे हम सब खा लेंगे। रमा मेन्यू डिसाइड करने बैठ जाती है, बोलती है, खाना ही तो सबसे मेन होता है, खाना तो सबसे लजीज होना चाहिए, जिसे खाकर आने वाला खाने का स्वाद ना भूले। और सबकी सलाह से खाने और नाश्ते का प्रबंध अच्छी जगह से खाना बुक करवा देती हैं। उधर शेफाली मिताली से, मैं तो उधर जा रही हूँ, सब लोग पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और मैं इधर बेकार परेशान घूम रही हूँ। सब लोग वहाँ कितनी तैयारी कर रहे हैं, मुझसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा। मैं तो जा रही हूँ। मिताली शेफाली से, तू ऐसे कैसे जा सकती है, क्या तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है? देख जरा। शेफाली, शर्म कैसे, जैसे पापा गए हैं ऐसे ही मैं भी चली जाऊँगी। जाकर मीरा से, ताई जी मुझे भी पार्टी में आना है। मीरा, हाँ हाँ बेटा, यह भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा ही घर है, तुम भी आओ और अपने दोस्तों को भी बुला लो। शेफाली, हाँ मैं अपने दोस्तों को बुला लेती हूँ। घर की डेकोरेशन और कपड़ों का जुम्मा मीरा ले लेती है। वह सबके लिए सुंदर सुंदर कपड़े और घर को सुंदर से सजवाती है। वह दिन आ ही जाता है, घर पूरा सुंदर से सजा हुआ है, चारों तरफ रोशनी ही आ रही है, फूलों की जगह जगह बंधनवार लगी हुई है, सुंदर म्यूजिक बज रहा है, खाने का सुंदर इंतजाम है, एक तरफ स्नैक्स दूसरी तरफ खाना सुंदर ढंग से सजा हुआ है। पूरा घर बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ है। मेहमान आना शुरू कर देते हैं। अरे रीता आओ, कैसी हो? गले मिलते हुए सरोज, अरे नीलम आओ आओ, अरे मनोहर तुम भी आओ, कैसे हो? तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी हुई। और हाँ, तुम्हारे पापा कैसे हैं? नीलम, छोड़िए, जो जैसे कर्म करता है उसका वैसे ही फल मिलता है, वह जेल में है। नीलम, हम दोनों अच्छे हैं। सरोज जी आप ही बताइए कैसी है? आप काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, नए साल मुबारक हो। ऐसा कहते हुए फूलों का गुलदस्ता हाथ में दे देती है। एक के बाद एक सारी सहेलियां आ जाती हैं। मीरा, आओ सायरा भाभी, अरे भैया आप आइए, दोनों का स्वागत है, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सोहन, आओ सायरा, आज आपकी वजह से ही यह सब हो पाया है। सायरा, नहीं नहीं सोन भैया, हमारी वजह से कुछ नहीं, सब आपकी काबिलियत है, आप में टैलेंट जो इतना है, आपको अपनी मेहनत की वजह से ही सब मिला है। नीतू को देखकर, रमा आओ आओ, नीतू कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सब हंसी खुशी पार्टी इंजॉय करते हैं। इतने में सायरा की नज़र शेफाली के साथ खड़े लड़के पर पड़ती है। देखती है शेफाली के साथ ये लड़का सनी है। अरे यह तो वही लड़का है जिसने मेरी फ्रेंड रिया को धोखा दिया था। इसका मतलब अगला निशाना शेफाली है इसका। लेकिन मिताली को तो समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है और अभी मैं यहाँ कुछ नहीं बोलती, चुपचाप तमाशा देखती हूँ। सही वक्त आने पर सब कुछ बताऊँगी। शेफाली सनी से, पार्टी कैसी लग रही है? सनी, पार्टी तो तुम्हारे घर की अच्छी है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग कितने पैसे वाले लोग हो, तुम्हारे पास पता नहीं कितना सोना चांदी और रुपये हैं। शेफाली, हाँ हाँ वह तो है ही, मेरी माँ के पास ढेर सारे गहने और बहुत सारे रुपये हैं। तुम बताओ खाना कैसा लगा? और सब? शेफाली, सनी, सब बहुत ही अच्छा है, मैं क्या तारीफ़ करूं, जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। सब लोग डांस करते हैं, खाना खाते हैं, पूरा घर खुशियों से भर जाता है। शायद उनके घर बहुत दिनों बाद खुशियाँ आई थी।
सब बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे पार्टी समाप्त हो जाती है और लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलकर अपने अपने घर चले जाने लगते हैं। सब खाने की सजावट की और उनकी मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ करते हैं। सरोज, मीरा, रमा और घर वालों सब बहुत खुश हैं। हो भी क्यों ना, आज सबकी मनचाही मुराद जो पूरी हो गई थी, जो कमी उनके इतने टाइम से चली आ रही थी, सोहन की नौकरी ना होने की। अब सोहन के पैसों से घर चलने लगा और मीरा अपने सास ससुर का पहले जैसा ही ध्यान रखने लगी। शेफाली अपनी माँ से, माँ कल रात ताई जी के यहाँ बहुत अच्छी पार्टी रही, खाना तो इतना स्वादिष्ट था मैं आपको बता ही नहीं सकती। उधर रमा सुन लेती है और बोलती हुई आती है, खाना इतना डिलीशियस था, अभी तक स्वाद मुंह में है और हाथों में खुशबू। जो लोग आए, कायरा, कोमल, नीलम, मुग्धा, आरती, साधना, पायल, नीतू, उन सब की तो बात ही क्या थी। सबने कितना डांस किया, हमने तो कितना नववर्ष के स्वागत में अच्छा खाया, अच्छा पिया, खूब मौज मस्ती की है। पर कुछ लोग जो है ना, क्या करते हैं उसको अंग्रेजी में उप्स, छोड़ो पुअर सोच, बैड लक, बैड स्टार्टिंग न्यू ईयर। छोड़ो, हमारा तो नया साल बहुत अच्छे ढंग से शुरू हुआ है, पूरे साल देखो क्या क्या होता है, और वहाँ से चली जाती हैं। उधर सायरा और मीरा बात कर रही है। सायरा मीरा से, मीरा तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, मुझे अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैंने तुम्हें वैसे सब बता दिया है, तुम वक्त आने पर अपने हिसाब से संभाल लेना, क्योंकि मिताली का तो तुम्हें पता ही है, मैं उसे भी कुछ नहीं कह सकती। मीरा, हाँ मैं सब संभाल लूँगी, आप चिंता ना करें सायरा भाभी, मैं अब मीरा नहीं रही जो बात बात पर अपनी बेइज्जती करवा दूँगी। इतने में सरोज, अरे कौन बोला अपना टाइम आएगा। सायरा, ओहो मम्मा, पार्टी तो ख़त्म कब की हो चुकी है, अब तो आप गानों से बाहर आइए। रमा, अरे नहीं मैं तो मीरा के लिए बोल रही थी। अच्छा, अब हमारी मीरा बहुत समझदार हो गई है, मेरा कोई बात नहीं, अब तेरा टाइम आ रहा है, थोड़ा संभल कर रहना उस मिताली से। सायरा बोलती है, भाभी मैं जरा किसी काम से जा रही हूँ, दोपहर तक आती हूँ। रोहन, चाची आप कहाँ जा रही है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? सायरा, हाँ मैं पास में एक NGO में वहाँ जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चल सकते हो। थैंक यू चाची, मैं पेपर ख़त्म होने के बाद वैसे भी घर पर बोर हो रहा था, आपके साथ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोनों चले जाते हैं। उधर मिताली कमरे से बाहर आती है, मीरा से बोलती हैं, मीरा मेरे कपड़े 2 दिन मशीन में पड़े हैं, उन्हें धोया नहीं। मीरा, वो क्या है ना, अपने कपड़े खुद धो लो, और हाँ साथ में अपनी बिगड़ी बेटी को भी बुला लो। सुनो, औरों के भी कपड़े पड़े हैं, वह भी धो देना। मिताली, मैं धोऊंगी कपड़े। मीरा, हाँ तुम धोओगी। और हाँ सुनो, आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, खाना भी तुम ही बना लेना, अब तो यह घर मेरे पति के पैसों से चलता है, समझी। मिताली कपड़े धोकर ऊपर जाती है, पीछे पीछे रमा भी आ जाती है, बोलती है, यह तो घर के नौकरों का काम है, हम जैसे लोग तो चश्मा लगाकर घूमते फिरते हैं, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा। और हाँ, मेरे कपड़े जरा झटक कर अच्छी तरह सुखाना, सलवटें नहीं रहनी चाहिए। इसको तो मैं बताती हूँ बुढ़िया को, नीचे आकर मुझसे नहीं होगा काम वाम, मीरा तुम ही करो ना काम। मीरा, क्यों नहीं होगा तुझसे काम, ऐसा है चुपचाप काम कर, जिस स्टोर में मुझे बंद करने की धमकी देती थी ना, उसी में खिंची हुई ले जाऊंगी और सब बचाने भी नहीं आएगा कोई। अब मिताली मीरा से डरने लगी थी और वह घर का काम भी करने लगी थी, और उसे पता था कि अब कोई उसकी तरफदारी नहीं करेगा। पर हाँ, उसे रमा पर गुस्सा बहुत आया और उसने रमा के सारे कपड़े लिए और जला दिए। गुस्से में बोलते हुए ज़्यादा आई थी, हमारे घर पर रोब चलाने वाली, अब देखती हूँ क्या पहनती है। और जाकर स्टोर रूम में नटराज की मूर्ति बेचने के लिए जाती हैं कि काफ़ी पैसे मिल जाएंगे मूर्ति, क्योंकि 200 साल पुरानी है। नटराज की मूर्ति लेकर वह एक एंटिक शोरूम पर जाती है और मूर्ति का मोल भाव करने लगती है। मूर्ति का मोल भाव कर ही रही होती है, तभी रोहन मिताली को देख लेता है और सायरा से बोलता है, चाची देखो चाची, यहाँ पर हम उनको भी साथ ले चलते हैं, वह इतनी धूप में घर कैसे आएगी। दोनों दुकान पर जाते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। मिताली उसके नाना जी की दी हुई मूर्ति लिए हुए थी। चाची, मूर्ति तो माँ की है, उनको उनके पिताजी ने दी थी, आप इसको क्यों लेकर आई हो? मिताली, बेटा मैं इसको साफ करवाने के लिए लाई हूँ, हम इसको फिर ड्राइंग रूम में रख सकते हैं ना। दुकानदार, अरे क्या कह रही हैं? मिताली, हाँ चुपचाप सुनो, इसको पॉलिश करो, चमका दो, मैं इसको लेकर जा रही हूँ अभी।
सायरा हाँ हाँ ठीक कह रही हो मिताली तुम। हाँ हम गाड़ी में बैठे हैं, मूर्ति साफ हो जाए तो गाड़ी में रखवा देना। और हाँ मिताली तुम भी साथ चलो। मिताली नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, मैं खुद आ जाऊँगी, बड़ी आई गाड़ी वाली। सायरा अपने साथ मूर्ति लेकर गाड़ी में आ जाती है। तभी रोहन कहता है चाची 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 रुकिए रुके, देखिए शेफाली उसी लड़के से बात कर रही है जो पार्टी में आया था। और ये देखो शेफाली। सायरा छोड़ो बेटा, हमें क्या करना है, हम घर चलते हैं। वह दोनों उसको सनी के साथ बात करते हुए देख लेते हैं। उधर मिताली को कोई वाहन नहीं मिलता और वह धूप में हो परेशान होकर आती है और थक जाती है। मनी मन बहुत झुलझुलाई होती है। थोड़ी देर में शेफाली भी वहाँ आ जाती है और बोलती है मम्मा कल बर्थडे है, मुझे अलमारी की चाबी दे दो। माँ पूछती है किसका बर्थडे है। शेफाली वह मेरा एक दोस्त है ना। मिताली कोमल। शेफाली हाँ हाँ वही तो, कल हम उसके जन्मदिन पर एक प्ले कर रहे हैं जिसमें मुझे साड़ी पहननी है। मिताली हाँ ले लो चाबी और ध्यान से छुपा कर रखना तकिया के नीचे। शेफाली चाबी ले लेती है और वह उसमें से गहने साड़ी रुपए निकाल कर अपने पास रख लेती है और चाबी वापस तकिया के नीचे रख देती है। उधर सायरा मीरा को सब बातें बताती है। मुझे लग रहा है कि शेफाली उस लड़की के साथ भागने वाली है, मैंने आज उसको बात करते हुए देखा है। उधर मिताली ने रमा के कपड़े जला दिए। रमा मॉडल फैंसी कपड़े ले आती है। मिताली से बोलती है तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुझसे हार मान जाऊंगी, तूने मेरे कपड़े जला दिए। देखिए मैं तेरे 20,000 के कपड़े ले आई और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रमा मिताली को देखकर हाय जोर का झटका लगा, हाय लगा और गाना गाती है। उसका मॉडर्न लुक देखकर सरोज और मीरा बहुत हंसते हैं। मीरा यह आपने बहुत अच्छा किया मासी, इसमें आप बहुत स्मार्ट लग रही हो। अगले दिन मिताली को शेफाली का इंतजार करते करते शाम हो जाती है। वह बार बार उसको फ़ोन करती है और परेशान थी इधर उधर घूमती है, परंतु शेफाली फ़ोन नहीं उठाती। परेशान होकर वह मदन को फ़ोन करती है। मदन बोलता है अब इतनी देर में फ़ोन कर रही हो, पहले क्यों नहीं बताया था। मिताली मैंने तो उसको सब दोस्तों को फ़ोन करके देख लिया, किसी के भी साथ नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। मदन सोहन को फ़ोन करता है, भैया शेफाली का पता नहीं कहाँ गई है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, क्या करना चाहिए। उधर शेफाली ज्वेलरी और रुपए लेकर अपने दोस्त सनी के पास जाती है। सनी आ गई शेफाली, तुम अपने घर से ज्वेलरी और पैसे तो लाई हो ना। शेफाली हाँ हाँ सनी लाई हूँ, देखो इस बैग में है। बैग दिखाती है। सनी बैग देखकर खुश होता है। शेफाली बोलती है इससे पहले घर के लोग हम तक पहुँचे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम मेरी माँ को नहीं जानते, वह कितनी खतरनाक है, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो पता नहीं क्या करेगी। सनी भाग जाना चाहिए, पागल है क्या, मैं अकेला पैसे लूँगा तेरे पे, तुझे किसी गाड़ी के नीचे धक्का दे दूंगा, घर वाले सोचेंगे कि बिगड़ी हुई लड़की है, घर से सामान चुरा कर ली गई थी और डर से खुदकुशी कर ली होगी और मैं इन पैसों पर ऐश करूंगा। शेफाली तुम ऐसा नहीं कर सकते सनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे ही कहने पर अपनी माँ का सामान लाई हूँ। सनी पागल कहीं की, मैं और तेरे साथ खूब जोर से हंसता है, हा हा हा। मिताली मीरा से झगड़ा करती है, बोलती है इन लोगों के कहने पर कितने दिन तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर लोगी, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है ना, तुम्हें तो मैं देख लूँगी। मीरा जा जा, मुझे क्या देखेगी, अब मैं पहले वाली मीरा नहीं हूँ। अपनी बेटी को देख जो तुझे छोड़कर जाने वाली है, जा उसे संभाल ले पहले। मिताली मेरी बेटी मुझे छोड़कर कहाँ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, और तुम ऐसे मेरी शेफाली को कैसे बदनाम कर रही हो, मैं एक बात नहीं सुनूंगी तुम लोगों की। हाँ सायरा बोलती है एक बारी बात तो सुन लो मिताली। नहीं नहीं मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। रमा एक बार मिताली शांत दिमाग से बातें सुनो, फिर जो मन में आए वही करना। मिताली चुप रहे बुड्ढी, सब मिलकर मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो, तुम्हें तो सबक मैं एक दिन देख लूँगी। पहले तुम क्या कम थी यहाँ, जो अब अपनी बहू को भी यहाँ बुला लिया, हर समय मेरी छाती पर मूंग दलते रहते हो। मेरी बेटी को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं, वह कोई गलत काम नहीं कर सकती, तुम लोग उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ। कमरे में आकर शेफाली को आवाज़ देती है, शेफाली शेफाली कहाँ हो तुम, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, हर समय बाहर ही घूमती रहती है, आने दो उसको, शाम को तब देखती हूँ घर पर तो उसका मन ही नहीं लगता, उसका बाहर आना जाना बंद किया तो मेरा नाम मिताली नहीं। शेफाली कमरे में नहीं होती। मिताली
उसके सब दोस्तों को फ़ोन लगाती है लेकिन वह किसी के साथ नहीं होती। इतने में मदन ऑफिस से घर आ जाता है। शेफाली शेफाली आओ डिनर करते हैं। मिताली मदन मदन शेफाली घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। शेफाली घर पर नहीं है और तुम मुझसे अब कह रही हो, फ़ोन करके क्यों नहीं बताया था बाहर आकर। भैया भैया शेफाली घर पर नहीं है, बताओ हमें क्या करना चाहिए। सब दोस्तों के पास भी फ़ोन कर लिया, किसी के पास साथ नहीं है। मीरा अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने पूछा था शेफाली कहाँ है, तो मिताली वह अपने कमरे में पढ़ रही है। मदन हाँ भाभी, आप नहीं जानती वह कितनी बड़ी झूठी है, शायद 100 झूठे मरे होंगे जब अकेली पैदा हुई होगी। रोहन चाचा जी, मैंने शेफाली को, जो वो लड़का हमारे न्यू ईयर की पार्टी में आया था ना, जिसने अपने बाल ब्राउन किए हुए थे, उस लड़के के साथ देखा था। हम क्यों ना पुलिस में कंप्लेन कर दे। सायरा भैया पुलिस में तो कंप्लेन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइए। आप और मदन भैया मिताली भाभी को लेकर पीछे पीछे आइए। उधर सायरा मीरा से कहती है, चलो जल्दी चलो मीरा। और वह लोग जहाँ सनी ने सायरा की फ्रेंड को मारा था, उसको सनी की गतिविधियों का पता था, वह सब उसी स्थान पर आ जाती हैं, क्योंकि वह सनी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहती थी, अपनी दोस्त की मौत का बदला लेना चाहती थी। पीछे पीछे मिताली भी आ जाती है। वह लोग सनी के पास पहुंच जाते हैं। सायरा सनी को जोर से थप्पड़ लगाती है और बोलती है, हत्यारा कहीं का, तूने ऐसी ही चाल चलकर मेरी दोस्त को मारा था। मीरा भी थप्पड़ लगाती हुई बोलती है, तूने सोचा था हर बार जो तू चाहता है वही होगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी दूसरे का पल्ला भी भारी हो जाता है। सनी की बीवी जो गाड़ी लेकर शेफाली को मारना चाहती थी, वह मीरा और सायरा से पहले आने से पहले जान में नाकाम हो जाती है। मीरा उसकी बीवी की गाड़ी रुकवा देती है और उसको भी गाड़ी से उतारकर सनी के साथ खड़ा कर देते हैं। उधर मिताली आते ही सबसे पहले सनी के हाथ से अपने पैसे और बैग छीन लेती है, इससे पहले कोई और ले, और बोलती है, शेफाली तुमने मेरे पैसे चुराए और मेरे यहाँ नहीं, तुझे तो मैं बताती हूँ, शर्म नहीं आई तुझे। शेफाली मीरा के गले लग जाती है और बोलती है, ताई जी आपने आकर समय पर मुझे बचा लिया, नहीं तो यह सनी बहुत बुरा लड़का है, मुझे मार देता और सारे पैसे लेकर भाग जाता, बहुत अच्छा किया आपने। इतने में मदन और सोहन पुलिस को लेकर आ जाते हैं। पुलिस सनी को पकड़ लेती है और कहती है, सनी तुम्हारी हमें बहुत दिनों से तलाश थी, तुमने पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर मारा है, अब तुम नहीं बच पाओगे, और दोनों को पकड़कर ले जाती हैं। पुलिस सायरा को बोलती है, धन्यवाद आपका, आपने एक मुजरिम को पकड़वाया है और कितनी लड़कियों को इस गुनहगार के हाथों से बचाया है। सायरा मेरे पास इसके खिलाफ सब सबूत है, मैं कल आकर थाने में जमा कर दूंगी। सायरा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। वह एक लंबी गहरी सुकून की सांस लेती है। वह अपनी दोस्त की मृत्यु का बदला ले लेती है। सब घर आ जाते हैं। मदन और सोहन शेफाली को समझाते हैं। शेफाली कहती है, अब आगे से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी, अब मैं पढ़ने में ध्यान लगाऊंगी। अब सायरा को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी सही सलामत आई है, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें। सायरा आप सबको धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी बेटी वैसे ही मेरी भी है। मैं सनी पर बहुत दिन से नज़र लगाई हुई थी और उसकी एक एक हरकत देख रही थी। जब वह न्यू ईयर की पार्टी में आया था तब मैंने शेफाली को उसके साथ देख लिया था, बस तभी से मैं थोड़ी चौकन्नी हो गई थी। मुझे पता था कि वह अब क्या करेगा। हमने कल शेफाली को उससे बात करते हुए सुन लिया था और हमने मिताली को कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें पता था मिताली हमारी बात नहीं मानेगी। मैं और मीरा सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। अब सही समय आने पर सनी पुलिस की गिरफ्त में है और हमारी शेफाली घर पर। शेफाली मैं बहुत लोगों से नफरत करती हूँ। मीरा बेटा, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी कि कई बार मैंने तुमको रोका, पर तुम तो मेरी बात समझती नहीं हो। शेफाली अगर तुमने मेरी जान बचा ली है तो क्या अब एहसान जताते रहोगे। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मिताली तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा, तुम तो मेरी बेटी हो ना। शेफाली नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना, इस घर में चली जाती हूँ यहाँ से। मीरा उसको हाथ पकड़कर बैठा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, अगर तुम्हें सही लगे तो रुकना, वरना चली जाना। मीरा शेफाली को समझाते हुए कहती है, बेटा मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद जो तुम्हारे मन में आए वह करना। मीरा शेफाली को कहानी सुनाती है। शेफाली सुनो, नवरात्रि के दिन थे। एक बड़े से घर में एक सुंदर प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। सारा घर खुशी से झूम उठा। वह लड़की 1 महीने की हो गई। वह हर समय रोती रहती थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता लगा कि उसका किडनी सही नहीं है।
वह ज़्यादा दिन जी नहीं सक पाएगी। सारा घर परेशान हो गया। कुछ समय में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। डॉक्टर की दवाई से 1 महीना आराम रहा। एक दिन वह लड़की रात को रोती रही। सरोज ने मिताली में से कहा, वह क्यों रो रही है, उसको चुप कराओ, इसको दूध पिलाओ, देखो तो सही क्या हुआ है। उसकी माँ बोली, मैं इसका कुछ नहीं करूँगी, रोती है तो इसे रोने दो, कल की मरती आज ही मर जाए, मैं तो दूसरा बेबी पैदा कर लूँगी। और हाँ, तुम्हें ज़्यादा हमदर्दी है तो तुम इसे पाल लो। ऐसा कहकर दूसरे कमरे में चली गई। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। सोहन की अपने बॉस के साथ अर्जेंट मीटिंग थी। बॉस, सोहन सुनो, हमें यह टेंडर हर हालत में मिलना चाहिए। तुम्हें पता है यह हमारी कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है। सोहन, हाँ मैं जानता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा यह टेंडर हमें ही मिले, आप चिंता ना कीजिए। मैं क्लाइंट से कैसे बात करनी है अच्छे से जानता हूँ। बॉस, हाँ मुझे पूरा विश्वास है तुम यह काम अच्छे से कर पाओगे। जाओ प्रेजेंटेशन तैयार कर लो। इतने में फ़ोन बजता है। मीरा, हेलो, गुड़िया की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, आप कुछ कीजिए। सोहन, तुम गुड़िया को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। बॉस, मिस्टर, जहाँ तक मुझे पता है आपके एक बेटा है और यह बेटी। सोन, एक बात कान खोलकर सुन लो, और तुम प्रोजेक्ट बीच बीच छोड़कर कैसे जा सकते हो। सोहन, सॉरी सर, सॉरी मैम, मुझे यह काम छोड़कर जाना पड़ेगा, पहले मेरा घर है। बॉस, मैं तुम्हें नौकरी से फायर कर दूंगी। तुम किसी भी कारपोरेट कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। सोच लो, तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारा करियर या पहले यह दूसरे का बच्चा। सोहन, आप कुछ भी कहिए, कुछ भी हो मैम, मुझे जाना ही होगा। मीरा, आप कितनी देर में आ रहे हैं? मैं हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। सोन सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है, वहाँ पर मीरा और सरोज मोहन हॉस्पिटल में है। डॉक्टर, आप अपनी बच्ची को सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। अगर आप थोड़ी भी देर करते तो कुछ भी हो सकता था। हमें इसकी किडनी तुरंत ट्रांसप्लांट करनी होगी। सोहन, मैं किडनी देने को तैयार हूँ। 20 लाख और किडनी ट्रांसप्लांट भी करनी होगी। सोहन, चलिए जल्दी से हम पैसों का इंतजाम करते हैं। सोहन सरोज से एफडी वगैरह सब मिलाकर 15 लाख रुपए का इंतजाम कर पाया और बाकी के पैसों का इंतजाम कर पाऊंगा। और अभी गुड़िया के पापा को आने दो, मैं 15 दिन बाकी है, इतने में काफ़ी देर हो जाएगी। सरोज, कोई बात नहीं, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। मैं अपनी बहन को फ़ोन लगाती हूँ, वह ज़रूर मेरी मदद करेगी। अपनी बहन को फ़ोन लगाती है और वो बहन से 5 लाख रुपए की मांगती है। डॉक्टर उस लड़की का ऑपरेशन करते हैं। धीरे धीरे वह लड़की ठीक होने लगती है, उसकी हालत में सुधार आ जाता है। सब घर वाले खुश हो जाते हैं। उसी दिन उसके पापा भी घर आ जाते हैं। घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। मदन को जब पता चलता है मिताली उसकी बेटी के लिए क्या कर रही थी, वह बोलता है, तुम कैसी माँ हो, आज से मेरा तुम्हारा दुनिया के सामने पति पत्नी का रिश्ता है। वैसे तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मुझे तुम्हारी घटिया सोच पर बहुत तरस आ रहा है। क्या बोली थी तुम, मैं दूसरा बेबी कर लूँगी। छी। शेफाली, फिर उनकी नौकरी का क्या हुआ जिन्होंने उस लड़की को किडनी दी थी। मेरा होना क्या था, थोड़े दिन सब सही था, बाद में लोग उनको निखट्टू और कामचोर कहने लगे। इतने में रमा बोल पड़ती है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि वह लड़की कौन थी। शेफाली, हाँ बताइए, वह लड़की कौन थी। रमा, वह लड़की कोई और नहीं तुम हो। शेफाली रोने लगती है। शेफाली, आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरी माँ ने आज तक मुझे बताया तक नहीं। आप लोग कितने अच्छे हैं, आपने कभी यह जताया नहीं। ताऊ जी ने तो मेरे लिए अपना करियर और अपनी किडनी तक दे दी, लेकिन मेरी माँ हमेशा आप लोगों के खिलाफ मेरे मन में जहर भरती रही। मैं आप लोगों से दूर होती रही। आप लोग कितने अच्छे हैं, मुझे माफ़ कर दो। शेफाली मिताली से, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मिताली हाथ जोड़ते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। सरोज, हर बार की तरह इस बार भी तेरी नौटंकी तुझे ही एक शर्त पर माफ़ करेंगे। जैसे तूने अपने ससुर को धक्का देकर नीचे गिराया है, अब तो उनकी सेवा करके ठीक कर। जब वह ठीक हो जाएंगे तभी तेरी सच्ची माफ़ी है। अब शेफाली अपने ताई जी और ताई जी से प्यार करने लगती है और पढ़ने में भी मन लगाने लगती है। रोहन और मिताली मिलकर पढ़ते हैं, हंसते बोलते हैं। घर में वापस खुशियों का माहौल हो जाता है। रमा सरोज से अंत भला तो सब भला, दोनों गले मिलकर हंसती है। अब यह पता नहीं शेफाली मिताली को माफ़ कर पाई या नहीं। रमा और सायरा अपने घर चले जाती हैं। सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।